मैम प्लीज बच्चों की तरह एग्जाम्पल देके समझाना। अच्छा ठीक है, चलो अब स्टार्ट करती हूँ मैं केमिस्ट्री, बाद में बातें करेंगे। अब बायोलॉजी में बोटनी से पढ़ाइएगा प्लीज। ठीक है वो बात की बात है, बायोलॉजी का सेक्शन की बाद में बात है, क्या करना है क्या नहीं करना वो बाद में तक देखेंगे। हाँ न्यूमेरिकल सब होंगे केमिस्ट्री में, जैसे आपके जेई का पेपर आता है, जेई में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके क्लियर करवाऊंगी। ठीक है, और इस केमिस्ट्री से आप एसएससी सीजीएल सीपीओ के क्वेश्चंस तो एक झटके में सही कर दोगे आप, ऐसे ही पूरा ऐसे याद हो जाएगा आपको। ठीक है क्लियर है सब कुछ। अब स्टार्ट करते हैं। अब बाद में प्लीज आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन आप बंद रखिए, बाद में अपन करेंगे, बातें करेंगे, है ना। देखो केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना होता है, जैसे मैं अगर बात करूं साइंस में 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना होता है, तो आप बोलोगे मैम लिविंग्स के बारे में स्टडी करना होता है। उसके बाद दूसरा केमिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है, ये जो केमिस्ट्री वर्ड वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, वो एक लैटिन वर्ड, लैटिन में केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो लैटिन लैंग्वेज में केमिस्ट्री का मतलब होता है कीमिया। कीमिया जैसे मैंने आपको बायोलॉजी बताया था, बायोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड था, तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। बट जो केमिस्ट्री है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, वो एक यूनानी भाषा का शब्द है, जिस लैटिन में इस केमिस्ट्री का मतलब होता है कीमिया, और कीमिया का मतलब होता है केमिकल्स। केमिकल्स केमिकल्स और इन केमिकल्स को हिंदी में कहा जाता है रसायन। रसायन तो अब देखो नाम से क्लियर है कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हमें रसायन के बारे में पढ़ना होता है, रसायन के बारे में पढ़ना होता है, उस ब्रांच को बोलते हैं हम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स, एलिमेंट्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर केमिकल रिएक्शंस। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के रसायनों के बारे में, उन रसायन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, उन रसायन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, और वो जो एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ये सब हम जिस भी साइंस की ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। तो आपका यहां से पहला एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि केमिस्ट्री किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो लैटिन, यूनानी भाषा का शब्द है। और किस वर्ड से लिया गया है केमिस्ट्री, तो वो कीमिया वर्ड से लिया गया है, कीमिया से, कीमिया। और कीमिया का मतलब क्या होता है, केमिकल्स। मैम मैं आर्ट का स्टूडेंट हूं, अरे एक बार आप पढ़िए तो सही, उसके बाद आपका आर्ट हो, आप बीकॉम से हो, आप साइंस से हो, सब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है देखो तो केमिस्ट्री में हमें किसके बारे में पढ़ना है मेन, तो हमें मैम केमिस्ट्री में केमिकल्स के बारे में स्टडी करनी होती है। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है अरे एक बार रुक जाइए, इतना कमेंट मत कीजिए प्लीज, थोड़ा सा आप शांत रहिए, थोड़ा पढ़िए। देखिए तो आपका यहां से एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जो केमिस्ट्री है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो मैम लैटिन वर्ड है। ऐसे जो बायोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड था, तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड था। ठीक है नेक्स्ट देखो यहां से क्वेश्चन क्या आते हैं, तो केमिस्ट्री में हमें मेन माइंड में एक बात सेट कर लेना कि हमें केमिकल्स के बारे में पढ़नी है। कौन सा केमिकल है, उस केमिकल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, उस केमिकल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ये सब हमें कहां पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में पढ़ना है। नेक्स्ट यहां से देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट देखो यहां से क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, या कभी कभी क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान और आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर, कभी कभी बुक्स में लिखा हुआ मिलता है लेवोसियर, यह होता है एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। कभी भी क्वेश्चन आए कि रसायन विज्ञान या आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो आपका ऑप्शन क्या करना है, अरस्तु नहीं होते अनमोल जी, अरस्तु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। मैं यहाँ केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, केमिस्ट्री के फादर कौन है, तो एंटोनी लेवोसियर, या लेवोसियर बोलो या एंटोनी लेवोसियर बोलो, दोनों ही सेम है, केमिस्ट्री के भी फादर और मॉडर्न केमिस्ट्री के भी फादर। ठीक है अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि मैम हमने एंटोनी लेवोसियर जी को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा, ये एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, तो इन्हीं को हमने क्यों बोला कि एंटोनी लेवोसियर को ही हम फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है, तो कुछ ना
कुछ इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में कोई मेजर काम किया होगा, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब क्यों बोलते हैं, इन्होंने क्या काम किया, तो देखिए क्या काम किया इन्होंने केमिस्ट्री की लैंग्वेज, केमिस्ट्री ब्रांच में दो मेजर काम किए थे। क्या काम किए थे, तो सबसे पहला इन्होंने काम किया था, एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक, इस बुक का आपको नाम याद होना चाहिए। एक बुक लिखी थी, देखो कौन सी बुक, तो बुक का नाम है द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इन साइंटिस्ट ने एक बुक लिखी, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इस बुक में ऐसा क्या लिखा कि हमने इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोल दिया। तो इस बुक में इन्होंने स्टार्टिंग में 105 एलिमेंट्स के बारे में बताया, 105 एलिमेंट्स, 105 तत्वों के बारे में बताया। 105 तत्वों के बारे में किस बुक में लिखा, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब क्या बताया, तो इसमें बताया कि कौन सा एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका एटॉमिक मास कितना है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ये सब 105 एलिमेंट्स के बारे में किस बुक में लिख दिया, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। एक काम तो ये हो गया, और इन 105 एलिमेंट को इन्होंने बुक में लिखा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे मेंडलीफ, और मेंडलीफ जी ने क्या किया था, उन्होंने कुछ नहीं किया, सेम इन 105 एलिमेंट्स को इन्होंने बुक में लिखा था एंटोनी लेवोसियर जी ने, और मेंडलीफ जी ने क्या किया, इन 105 एलिमेंट को उठाकर कुछ ग्रुप्स बना दिए और कुछ पीरियड्स बना दिए, और उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। तो ये मेंडलीफ जी ने किया था। इससे पहले ये काम किसने कर दिया था, एंटोनी लेवोसियर ने। उन्होंने कहाँ लिखे, तो बुक में लिखे। कितने एलिमेंट्स, 105। उस टाइम पर 105 ही एलिमेंट्स थे। किस बुक में, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो एक तो मेजर काम इनका ये हो गया एंटोनी लेवोसियर का। क्या किया, तो मैम एक बुक लिखकर उसमें 105 एलिमेंट्स का नाम लिख दिया। नेक्स्ट देखो, एक काम तो ये हो गया। दूसरा, आपने पढ़ा होगा इस पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आता है, हाइड्रोजन आता है। इस पीरियोडिक टेबल में, इस आवर्त सारणी में सबसे एक नंबर पर जो एक नंबर का एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है, उस हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश जी ने क्या किया, हाइड्रोजन की खोज कर दी, और खोज करके बता दिया कि कोई एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इतना, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इतना होना चाहिए, एटॉमिक मास इतना होना चाहिए, उसका एटॉमिक रेडियस इतना होना चाहिए। सब कुछ बता दिया उन्होंने कि ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, इसके अंदर जो भी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, सब कुछ बता दिया। बट हेनरी कैवेंडिश जी हाइड्रोजन का नाम नहीं दे पाए, और वो हाइड्रोजन नाम किसने दिया, एंटोनी लेवोसियर ने। ये दो काम किए थे स्टार्टिंग में एंटोनी लेवोसियर ने, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, या एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अरे इतने कमेंट मत करो, एक बार रुक तो जाओ, ये क्या बोल रहे हो, रुक जाओ एक बार। ठीक है, तो मैम दो काम कर दिए मेजर, किसने, एंटोनी लेवोसियर जी ने, इसीलिए हमने इनको क्या बोल दिया, फादर ऑफ केमिस्ट्री और एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ये दोनों बात याद रखना है। कौन सी बुक लिखी, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या किया, उसमें 105 एलिमेंट्स लिखा, और उसके बाद हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। आपको याद रखना है, हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश, बट हाइड्रोजन जो वर्ड है वो नाम किसने दिया था, एंटोनी लेवोसियर ने। तो ये दो काम हो गए, इन दो काम की वजह से हम क्या बोलते हैं इनको, फादर ऑफ केमिस्ट्री और एज वेल एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस कितनी होती हैं, केमिस्ट्री की ब्रांच कितनी है, रसायन विज्ञान की शाखाएं कितनी होती है। तो केमिस्ट्री की तीन मेन ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सा, तो पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको तीनों ही पढ़नी है, थोड़ी थोड़ी तीनों ही पढ़नी है। वैसे कंपटीशन एग्जाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट ज्यादा पूछा जाता है, बट थोड़ा बहुत आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। ये तीनों ब्रांचेस आपको पढ़नी है, तीनों ब्रांचेस से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखो बात आती है आपकी सिलेबस की, कैसे सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से, ये सारा। तो अभी मैं आपको चैप्टर्स के नाम लिखवा रही हूँ, जो मेन चैप्टर्स है उनका नाम लिखवा रही हूँ। उसके बाद देखिए हम कोई भी एक चैप्टर अच्छा सा जो भी आप बोलेंगे वो मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो लिखो सिलेबस। सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये तीन बातें याद रखिए। एक तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज का वर्ड है, तो मैम इसका वर्ड है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन हो गए, तो एंटोनी लेवोसियर जी हो गए। क्या काम किया स्टार्टिंग,
कि कौन सी बुक लिखी, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें कितने एलिमेंट्स के बारे में बताया, तो मैम 105 एलिमेंट्स के बारे में बताया। और नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश जी ने, बट हाइड्रोजन नाम किसने दिया था, लेवोसियर ने। ये दो काम हो गया, तो ये दोनों काम किसने किए, एंटोनी लेवोसियर जी ने, तो उनको क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब देखो आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने और किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। वॉइस प्रॉब्लम, देखिए एक बार वॉइस कट रही है क्या, ठीक है, साउंड तो ठीक है। देखो ये चैप्टर्स के आपके नाम पढ़ने हैं, फिर मैं बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहां से। ये क्या बोल रहे हैं मैम, मेंडलीफ ने तो, मैम कितना टाइम लगेगा केमिस्ट्री में, अभी रुक तो जाइए एक बार मैम, मेंडलीफ तो 63, नहीं वॉइस तो सही आ रही है। देखो सबसे पहला चैप्टर है एसिड बेस सोल्ट, एसिड बेस सोल्ट, और हिंदी में इसको कहा जाता है अम्ल क्षार एवं नमक, अम्ल क्षार एवं नमक। अरे पहले पढ़ लो, बाद में इन पे कमेंट सेक्शन बाद में आप ऑन कर लेना और बाद में कमेंट कर लीजिएगा, पहले सुन तो लो। हाँ मैम फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा न्यूमेरिकल है, हाँ आपको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी आने चाहिए, थोड़ा बहुत वो भी पढ़ना ही है आपको, ठीक है। तो पहला चैप्टर हो गया आपका एसिड बेस सॉल्ट। दूसरा चैप्टर देखो कौन सा होता है, दूसरा चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी को हिंदी में कहा जाता है रेडियो धर्मिता। ये चैप्टर जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का कॉमन चैप्टर है, चाहे आप फिजिक्स में पढ़ो चाहे आप केमिस्ट्री में पढ़ो, कहीं भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। थर्ड कौन सा है यहाँ पर चैप्टर, तो तीसरा चैप्टर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पहले मैं सिलेबस लिख रही हूं उसके बाद बताऊं, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन कार्बन और कार्बन के यौगिक। नमक और लवण एक ही बात होती है, दोनों आशीष जी एक ही बात होती है, नमक भी बोल सकते हैं इनको और लवण भी बोल सकते हैं हिंदी में, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट देखो 4 नंबर पे लिखिए, 4 नंबर पे आपका चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन, धातु और अधातु, धातु और अधातु। ये जो मेजर टॉपिक्स के नाम लिख रही हूं मैं, 5वां लिखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर को हिंदी में कहा जाता है परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, जिसमें आपको सारे मॉडल्स पढ़ने हैं। 6 नंबर पे चैप्टर लिखिए फ्यूल, फ्यूल जिसको बोलते हैं ईंधन, हिंदी में कहा जाता है ईंधन। नेक्स्ट इसके बाद मैं नोट्स बिल्कुल दूंगी, आप नोट्स का बार बार क्यों पूछ रहे हैं, दूंगी मैं। नेक्स्ट चैप्टर लिखो ग्लास, कांच, कितने टाइप के ग्लास होते हैं, किससे बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लिखो आप पॉलीमर, पॉलीमर, पॉलीमर जिसको हिंदी में कहा जाता है बहुलक, बहुलक। उसके बाद 9 नंबर पे चैप्टर लिखिए केमिकल्स, केमिकल्स एंड रिएक्शंस, कौन कौन सी आपको जो नाम से रिएक्शंस होती हैं वो सब पढ़नी है आपको, रसायन और अभिक्रिया। हाँ सीरियल वाइज ही पढ़ाऊंगी मैं आपको, चिंता मत कीजिए। मैम ये डेमो क्लास है या सिलेबस में है, एकलव्य जी कोई डेमो क्लास नहीं है, आपकी फर्स्ट क्लास से कभी भी रिपीट नहीं होगी आपकी एक क्लास, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन से पार्ट से क्वेश्चंस आएंगे, अभी मुझे सिलेबस तो लिखने दीजिए, उसके बाद बताऊंगी मैं आपको कौन सा ज्यादा पढ़ना है कौन सा कम पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। 10 नंबर पे छोटे छोटे कुछ चैप्टर्स हैं, लाइक पहला हो गया आपका सीमेंट, पहला चैप्टर आपका सीमेंट। उसके बाद एक चैप्टर हो रहा है आपका एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक जिनको बोलते हैं हम हिंदी में, प्रतिजैविक, प्रतिजैविक। और 11 नंबर पे चैप्टर लिखना है आपको ओर एंड अलोय, ओर एंड अलोय। ओर को हिंदी में कहा जाता है अयस्क, अलोय को कहा जाता है मिश्र धातु, मिश्र धातु, मिश्र धातु। 3 वाले का हिंदी क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन की हिंदी कार्बन होती है और कंपाउंड की होती है यौगिक, यौगिक का मतलब है कार्बन किसी अदर एलिमेंट के साथ जुड़कर कौन कौन से कंपाउंड क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये मेजर चैप्टर्स हैं आपके कुछ जो आपको पढ़ने हैं। और जो आप कह रहे हैं ना
और जो रिएक्शंस और जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे इसी में आ जाएंगे। ठीक है, जो मैंने लिखा है ना रिएक्शंस, इन रिएक्शंस के नाम वाली रिएक्शंस और उनमें से आपको न्यूमेरिकल भी करवा दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपके कुछ मेजर चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। उसके अलावा छोटे मोटे चैप्टर्स हैं वो यहीं पर बाद में साथ में चलते रहते हैं, छोटे मोटे चैप्टर्स। अब देखो इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये कमेंट वमेंट बाद में कर लेना, कोई मैं यहीं पर हूं, मैं कहीं नहीं भागने वाली और आप भी कहीं नहीं जाने वाले। आराम से जो भी आपके डाउट है सब मैं क्लियर करूंगी। देखो पहला चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं नमक। इससे 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि किस चीज में कौन सा एसिड होता है। जैसे आपसे पूछा टमाटर में कौन सा एसिड होता है, इमली टैमरिन में कौन सा होता है, और ऐसी जो आंट होती है रेड आंट उनमें कौन सा एसिड होता है। ऐसे ही पूछेगा आपसे किंग ऑफ एसिड्स किसको कहा जाता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर कौन सा एसिड यूज होता है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कपड़े धोने के साबुन में जो वॉशिंग सोप होती है उसमें कौन सा बेस होता है, जो नहाने वाली साबुन है उसमें कौन सा बेस होता है। ये सारे ऐसे ही आपको सोल्ट, केमिस्ट्री में 7-8 सोल्ट होते हैं, इप्सम सोल्ट, मोर सोल्ट, ये सारे सोल्ट्स के आपको नाम याद होने चाहिए। तो पहला तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दूसरा टाइप का इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनता है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताओ। लाइक आपसे पूछ लिया कि HCl का पीएच कितना होता है, H2SO4 का पीएच कितना होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होता है, रेन वाटर का पीएच कितना होता है, जो आप पानी पीते हैं मिनरल वाटर उसका पीएच कितना होता है। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि जो एसिड रेन होता है उसका पीएच कितना होता है, माउथ कितना होता है, सलाइवा, टूथपेस्ट का पीएच कितना होता है, कपड़े धोने के साबुन का पीएच कितना होता है, नहाने वाली पीएच कितना होता है। 2 टाइप के ये क्वेश्चन हो गए। तीसरा इन केमिकल्स के यूजेस, आपसे पूछेगा कि जो अगर कपड़ों पर जंग का दाग लग जाए, अगर कपड़ों पर दाग लग जाए तो उसको जंग के दाग को कौन से एसिड से रिमूव कर सकते हैं। या आपसे पूछेगा ऑक्जेलिक एसिड का यूज बताओ, आपसे पूछेगा लैक्टिक एसिड का यूज बताओ, कार्बोनिक एसिड का यूज बताओ। ऐसे ही आपको इनके यूजेस याद होने चाहिए। अच्छा कुछ साउंड प्रॉब्लम है, फिर से देखिए क्या हो गया। साउंड तो यहां से सही आ रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री राजेश जी यहीं आ जाएगी। ये केमिकल और ये जो रिएक्शंस लिखे हैं ना, ये पूरा का पूरा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ही चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर से क्लियर हो गया आपके कि कैसे क्वेश्चंस आने एसिड बेस सॉल्ट से। अब आते हैं नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर। रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। देखिए साउंड, अरे साउंड तो यहां से सही हो रही है, कट कट के कैसे आएगी। अरे साउंड तो एकदम क्लियर है। रेडियो एक्टिविटी से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, कौन कौन से एलिमेंट है जिनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। देन इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज किसने की, रेडियो एक्टिविटी को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, अल्फा रेज क्या होती है, बीटा रेज क्या होती है, गामा रेज क्या होते हैं। देन इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के यूज क्या होते हैं। लाइक आपने सुना होगा 1-2 बार, अरे ठीक तो है यार साउंड, आपने सुना होगा एक क्वेश्चन आता है, बड़े बोलते हैं कि ना जो CO60 इसका है। आपसे पूछेगा जो सोडियम 20 इसका यूज क्या होता है। ये आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इसको कहा जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप को समस्थानिक। आगे बताऊंगी मैं आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आइसो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सब बताऊंगी मैं आपको। ऐसे ही आपसे पूछते हैं कि जो होता है उसका यूज क्या होता है, आयोडीन 121 का यूज क्या है, आयोडीन 123 का यूज क्या है। तो ये सारे करने हैं आपको तो रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, 2 टाइप की होती है, न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। ये सारा कहां पर पढ़ना है आपको, रेडियो एक्टिविटी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो कार्बन वाला चैप्टर। कार्बन की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास कितना है, कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं। और कंपाउंड का मतलब क्या है, देखो कंपाउंड का मतलब है अगर आपने कार्बन को किसी अदर एलिमेंट के साथ बाइंड कर दिया तो कौन कौन से एलिमेंट क्रिएट हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कीजिए, आप क्या बोलोगे मैम, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
है। मैंने बोला कार्बन को हाइड्रोजन के साथ बाइंड कीजिए, आप हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर दोगे। उसके बाद कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे वो आपको याद होना चाहिए। अगर कार्बन को हैलोजन ग्रुप के साथ जोड़ा तो क्या बनेगा, अगर कार्बन को कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ऐड किया तो कौन कौन से आपके कंपाउंड क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सारे आपको कंपाउंड्स पढ़ने हैं, उन कंपाउंड के यूजेस क्या है और वो कैसे कंपाउंड बनेंगे वो सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आता है मेटल एंड नॉन मेटल। एकदम छोरी वाला चैप्टर है बट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने, अच्छा ये जो आप बोल रहे हैं ना पीरियोडिक टेबल, वो यहीं पर स्टार्ट हो जाएगी। हाँ पीरियोडिक टेबल इसी में करवाऊंगी मैं, पहले पीरियोडिक टेबल करवाऊंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी कि कितनी मेटल्स हैं, कितनी नॉन मेटल्स हैं, कितने मेटेलॉइड्स हैं। जो मेटल्स होती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऐसे ही नॉन मेटल्स कितने होते हैं, मेटेलॉइड्स कितने होते हैं, नॉन मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकती हैं, देन किस मेटल का कौन सा और होता है, किस मेटल का कौन कौन सा अलॉय होता है, ये सब आपको यहाँ पढ़ने हैं। इस अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है, इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, देन पूछेगा कि जो आयरन है आयरन का और का नाम बताओ, अलॉय का नाम बताओ, ये सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और कितने टाइप्स के, वो सारे आपको मॉडल यहाँ पर पढ़ना है। जे थॉमसन का मॉडल क्या था, ऐसे नील्स बोर का मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, ये सारे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई, न्यूट्रॉन की कैसे हुई, ये सारे मॉडल्स आपको यहाँ पढ़ना है। फ्यूल वाले चैप्टर में क्या पढ़ना है, कितने टाइप के फ्यूल होते हैं, पेट्रोल कैसे बनता है, पेट्रोल की जो आप रिफाइनिंग करते हैं वो किस प्रोसेस से करते हैं, डीजल की कैसे करते हैं, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, सीटेन नंबर क्या होता है, आइसोकोट पेट्रोल क्या होता है, व्हाइट पेट्रोल क्या होता है, ऐसे ही डीजल कितने टाइप का होता है, डीजल की सीटेन नंबर क्या होता है। और ऐसे ही पूछेगा आपसे कि कौन कौन सी गैसेस है जिनको आप एज ए फ्यूल यूज कर सकते हो। जैसे 2-3 गैस का अगर आपने नाम सुना हो तो मीथेन, एक हो गया एलपीजी, एक हो गया सीएनजी, एक होता है प्रोड्यूसर गैस, एक होता है वाटर वेपर गैस, ये कैसे बनती है सारी। फिर आपसे पूछेगा कि जो एरोप्लेन में कौन सा फ्यूल डलता है, एरोप्लेन में क्या फ्यूल डलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एरोफ्यूल जो एयरप्लेन में डलता है वो व्हाइट पेट्रोल डलता है। व्हाइट पेट्रोल होता क्या है, आइसोकोट पेट्रोल क्या होता है, गैसोलीन क्या होता है, गैसोहोल क्या होता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनमें क्या डलता है, जो जेट होते हैं, जो फाइटर जेट होते हैं उनका फ्यूल क्या है। ऐसे पूछेगा रॉकेट में क्या फ्यूल डलता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। ठीक है, गोबर गैस कैसे बनती है, गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, सबसे कम कौन सी गैस होती है, मॉल कॉन्सेप्ट वगैरह सारे यहीं आ जाएंगे। राहुल जी चिंता क्यों करते हो, आप सब बताऊंगे, नॉर्मेलिटी सब बताऊंगी यहीं पर, मोल कॉन्सेप्ट, ये केमिकल और केमिकल रिएक्शंस में ये बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें सारे आ जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉलीमर। सबसे पहला पॉलीमर सिंथेटिक कौन सा था, नेचुरल कौन सा था, BUNA, बुना, N क्या होता है, क्या होता है, मिलता है, ये सब आप यहाँ पर पढ़ लोगे पॉलीमर वाले चैप्टर में। अब केमिकल्स में क्या पढ़ना है, तो कौन कौन से केमिकल हैं जिनको आप एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हो, उर्वरक खाद के रूप में। आपको पता होंगे सोडियम एजाइड होता है, ऐसे यूरिया होता है, बट आपको कम से कम 10 से 15 फर्टिलाइजर्स के नाम याद होने चाहिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं, 4 ऑप्शन में देंगे केमिकल्स, पूछेगा इनमें से चारों केमिकल्स में एज ए फर्टिलाइजर कौन सा केमिकल यूज होता है, पता होना चाहिए आपको। फिर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनको आप फूड में यूज करते हैं, फूड एडिटिव्स में यूज करते हैं। आपसे पूछेगा जो ये कलरफुल मिठाई बनती है तो उसमें ग्रीन कलर के लिए कौन सा केमिकल डलता है, रेड कलर के लिए कौन सा केमिकल डलता है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनको एज ए एक्सप्लोजिव यूज करते हैं, विस्फोटक के रूप में यूज करते हैं। अरे देखिए एक बार वॉइस में प्रॉब्लम बता रहे हैं कुछ, चलाइए एक बार वीडियो, वॉइस क्लियर है क्या। तो कौन कौन से केमिकल है जिनको एज ए इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में। DDT क्या होता है, 2,4-D क्या होता है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रिएक्शंस, जो नेम से रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और सारे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसी नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होता है, ये सारे आपको इसमें पढ़नी है रिएक्शंस वाले चैप्टर में। नेक्स्ट आता है सीमेंट। सीमेंट क्या होता है, सीमेंट का कंपोजिशन क्या होता है, पहला सीमेंट किसने बनाया, पहले सीमेंट का नाम क्या होता है, किस ईयर में पहला सीमेंट बनाया गया, ये सब आपको यहाँ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है एंटीबायोटिक्स। हाँ, इससे भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस बनने लग गए। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे आपसे पूछेगा पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, दूसरा कौन सा था।
जी अब बताइए, सही आ रही है आवाज? अब सही आ रही है आवाज? ठीक है, तो देखो एंटीबायोटिक्स में क्या पूछेगा, पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, किससे बनाया गया, उस एंटीबायोटिक के किस डिजीज के अगेंस्ट उसको यूज करते हैं, सेकंड कौन सा था, थर्ड कौन सा था, ऐसे आपसे पूछेगा कौन कौन से ट्रैंक्युलाइजर्स हैं जो आप यूज करते हैं, ऐसे आपको पता होना चाहिए एनेस्थेसिया का जो इंजेक्शन लगता है उसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, या एंटीबायोटिक्स, ये सारा आपको यहां पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो और एंड एलोए, और कितने, जैसे आपसे पूछेगा, आपने सुना होगा कि और क्या होता है, वैसे और क्या होता है, तो जो मेटल्स की जो प्योर फॉर्म होती है उसको और कहा जाता है। तो जैसे आपसे पूछेगा आयरन के कितने और होते हैं, आपको पता होना चाहिए आयरन के 5 और होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, लिमोनाइट, सेडेराइट, ऐसे पता होना चाहिए। जिंक के 3 होते हैं, जिंक ऑक्साइड, कैलेमाइन, ये सब आप जिंकाइट, ये सब आपको सारे कुछ और से याद करने हैं। फिर अलॉय क्या होता है, अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, बहुत सारी मेटल के मिक्सचर को आपने बना दिया, उस अलॉय का यूज क्या कर सकते हो। जैसे एक बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन आता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना % होता है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है, तो फिर किस किस का अलॉय होता है, कौन कौन सी मेटल डलती है उसके अंदर, ये सब आपको यहां से पढ़ना है। ठीक है, इतने सारे मेन चैप्टर हैं, बाकी छोटे मोटे चैप्टर बीच में चलते रहेंगे, छोटे मोटे और भी बहुत सारे चैप्टर्स इनमें आपके क्लियर होते रहेंगे बीच में। ठीक है, अब सब कुछ क्लियर है, ये कमेंट्स बाद में करिए मैम बायो आप ही पढ़ाएंगे, हाँ बिल्कुल रजनीश जी मैं ही आपको बायो पढ़ाऊंगी। 2 क्लास आपकी वीक में बायो की लगेंगी, 2 क्लास आपकी वीक में फिजिक्स के लगेंगे, और 2 क्लास आपकी केमिस्ट्री के लगेंगी। ठीक है, हो गया, बैटरी चेंज हो गया एकदम, अब अभी आवाज क्लियर है। हाँ आप बोले, एक ने किसी ने पूछा राहुल मैम एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं क्या, हाँ आजकल एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन आने लगे, मैं एनवायरनमेंट भी आपको करवा दूंगी लास्ट में, क्योंकि थोड़ा वेटेज कम रहता है एनवायरनमेंट का, तो वो लास्ट में करवा दूंगी। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है। एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस आते हैं राहुल जी, तो एनवायरनमेंट करवा दूंगी। मैम अरे मैम मेरे कुछ समझ में नहीं आता, मैं बहुत उम्मीद लेके बैठा हूं। अरे पहले एक बार पढ़ तो ले, उसके बाद देखिए। हाँ ड्यूरेशन 2 आवर का, रोज 2 घंटे की क्लास चलेंगी। मैम टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, हाँ बायोटेक्नोलॉजी, इसरो वगैरह, ये थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी, रफली आइडिया दे दूंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ा दूंगी। आप पहले आराम से कमेंट सेक्शन में थोड़ा कम ध्यान देकर पहले सुन तो लो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाँ जी सर उससे भी कुछ कुछ मैं बता दूंगी, रोबोटिक्स वगैरह, इसरो वगैरह ये पढ़ा दूंगी मैं आपको, बायोटेक भी पढ़ा दूंगी थोड़ी। अब पहले सुन तो लीजिए, पहले ये तो पढ़िए। देखो मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रही हूं मैं, एसिड बेस सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण, कौन कौन से एसिड्स हैं जो यूज में आते हैं, ऐसे कौन कौन से बेसिस हैं, कैसे सॉल्ट बनते हैं, कैसे एसिड का पता करते हैं, कैसे बेस का पता करते हैं। मैम इतने कम टाइम में सिलेबस कैसे हो पाएगा, शिवम जी कोई बात नहीं, संडे को भी क्लास लगा लेंगे, संडे को 2 से 3 घंटे की क्लास रख लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। मैम सीजीएल के लिए, अरे सीजीएल तो इतना पढ़ लोगे तो ऐसे ही कर दोगे, सीजीएल के तो सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एसिड और बेस, अम्ल और क्षार। सॉल्ट बाद की बात है कि नमक कैसे बनते हैं, लवण कैसे बनते हैं, वो बात की बात है। देखो एसिड बेस से 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या तो पीएच वैल्यू से पूछेगा, या किसमें कौन सा एसिड, किसमें कौन सा बेस, किसमें कौन सा सॉल्ट, या इन तीनों केमिकल्स के यूजेस क्या होते हैं, एसिड का क्या यूज है, बेस का क्या यूज है, और सॉल्ट का क्या यूज है। मैम रेलवे में भी बहुत आता है साइंस, हाँ रेलवे के लिए भी बिल्कुल अच्छा है, ये बहुत सही है बैच, रेलवे में सब बहुत अच्छी साइंस आती है। मैम जीएस स्पेशल और साइंस सिलेबस के, साइंस स्पेशल के सिलेबस में डिफरेंस होगा क्या, अरे पहले एक बार पढ़ लो, उसके बाद देखिएगा क्या है क्या नहीं। आरआरबी जेई का लिए, हाँ आरआरबी जेई के लिए ही मेन बैच है सर आपका। ठीक है, देखो मैंने अगर आपको कोई एक सॉल्यूशन पकड़ा दिया हाथ में,
एक सॉल्यूशन दिया है मैंने आपको, और मैंने आपसे पूछा है कि मुझे बताइए कि ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है वो नेचर में एसिडिक है या बेसिक है, वो नेचर में क्षारीय है या अम्लीय प्रकृति का है, कैसे उसके नेचर है, कैसा उसका प्रकृति है, तो मुझे बताइए। तो आपके पास कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप बता सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन दिया है वो एसिडिक है या बेसिक है? ठीक है, सबसे पुराना तरीका है, सबसे पुराना तरीके में क्या है कि मैम उस केमिकल को हम टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट करके हम बता देंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक। कैसे? तो अगर आपने उस सॉल्यूशन को आपने टेस्ट किया, टेस्ट करने से अगर उस सॉल्यूशन का टेस्ट आया आपको सोर, खट्टा लगा वो आपको टेस्ट करने में, तो आप क्या बोल दोगे कि वो नेचर में क्या है, एसिडिक है। भैया ये ब्लैक मार्कर थोड़ा चेंज करवाइए। तो अगर कोई भी केमिकल अगर टेस्ट करने में खट्टा लग रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नेचर में एसिडिक है। जैसे आपने सुना होगा हमें दही हमको खट्टा लगता है, दही हमेशा किस नेचर में रहता है, एसिडिक, और दही में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। तो कोई भी एक सॉल्यूशन जो टेस्ट में खट्टा लगे हम उसको क्या बोल देंगे, वो नेचर में कैसा है, एसिडिक। और अगर आपको कोई सॉल्यूशन आपने टेस्ट किया, टेस्ट करने में अगर बिटर लगता है, कड़वा लगता है, तो कड़वी भी कोई चीज लगती है उसको हम क्या बोल देंगे, वो कैसा नेचर में है, बेसिक से है। ठीक है, तो पहला तो हो गया मैम सबसे पुराना तरीका कि कोई भी अगर एक सॉल्यूशन है उसको टेस्ट करने पर खट्टा लगा तो वो नेचर में क्या हो जाएगा, एसिडिक, और अगर बिटर लगा तो वो कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर में। जैसे बेसिक का मैं एग्जांपल दूं आपको, कॉफी आपको कड़वी लगती है, तो कॉफी हमेशा कौन से नेचर में रहती है, बेसिक नेचर में रहती है। एक बात याद रखना, हमेशा चाय, जो टी आप चाय पीते हैं वो हमेशा एसिडिक नेचर में होती है। चाय में कौन सा एसिड होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि चाय में कौन सा एसिड होता है, चाय में होता है टैनिन एसिड, और चाय हमेशा एसिडिक नेचर में रहती है। मैंने यहां पर रख दिया एसिडिक या अम्लीय प्रकृति में रहती है चाय। ऐसे ही जो कॉफी होती है, कॉफी हमेशा बेसिक नेचर में होती है, और कॉफी में कौन सा बेस होता है, तो कॉफी होता है क्विनीन बेस। कॉफी हमेशा बेसिक नेचर में है, इसीलिए कॉफी आपको पीने में थोड़ी सी बिटर लगती है, आपको कड़वी लगती है। तो मैम एक सबसे पुराना तरीका हो गया, जो आपने सॉल्यूशन दिया उसको हम टेस्ट कर लेंगे, और टेस्ट करने में ये टेस्ट आएगा तो वो एसिडिक है, ये टेस्ट आए तो वो बेसिक है। अब आप बोलोगे मैम कि हर कोई केमिकल, हर कोई सॉल्यूशन तो हम टेस्ट नहीं कर सकते। आपने हमको दे दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैम हम जल जाएंगे, हमारी टंग जल जाएगी, हमारा फेस जल जाएगा, तो मैम ये तरीका तो क्या हो गया, फेल। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन का पता करने का कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो आप क्या करोगे, तो उसको क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करना है मैडम, अरे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, एक बार मुझे मौका तो दीजिए, पढ़ाने तो दो मुझे, पहले सारा कुछ क्लियर करूंगी। आपको कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं हर चैप्टर के आपको 50 से 60 एमसीक्यूज यहाँ अपलोड करवाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। एक बार आप पढ़िए पूरा का पूरा, एक बार 4-5 क्लासेस होने दीजिए, कितना क्या आपको समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसके बाद सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगी। अभी पहली क्लास में ये मत स्टार्ट कीजिए कि मैम नोट्स मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा आपको, चिंता ही मत करो, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, वो भी विद सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। तो ठीक है मैम, टेस्ट में मीठा लगे तो वो कभी मीठी चीज एसिडिक हो ही नहीं सकती मोहित जी, ठीक है। तो मैम एक तरीका हो गया, जो भी चीज टेस्ट करके हम पता कर लेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक। दूसरा तरीका देखो क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि मैम आपने जो सॉल्यूशन दिया उसको हम पानी में डाल देंगे, और जब पानी में डालने से जिस भी सॉल्यूशन से H+ आयंस रिलीज होने लग जाएंगे उसको हम एसिडिक बोलेंगे। H+ का मतलब क्या होता है, कौन से आयन, हाइड्रोजन आयन। मतलब कि मैम आपने जो केमिकल दिया, आपने जो सॉल्यूशन दिया उसको हम पानी में डाल देंगे, और साइंस में जो पानी के साथ रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में उसको कहा जाता है एक्वस रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं जलीय अभिक्रिया, एक्वस रिएक्शन। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब आप इसको पानी में डालोगे, पानी वाली रिएक्शंस को कहा जाता है एक्वस रिएक्शन, AQ से लिखा जाता है उसको। जैसे ही HCl को मैंने पानी में डाला, HCl से क्या रिलीज होने लग जाएंगे, हाइड्रोजन आयन प्लस Cl नेगेटिव, ये H+ आयंस रिलीज हो गए। H+ आयंस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन देने वाले सॉल्यूशन को क्या बोल देंगे,
एसिडिक नेचर में है वो। ठीक है मैम, कॉफी में कैफीन एसिड होता है, कैफीन एसिड नहीं होता है, कैफीन केमिकल है वो। ठीक है, दूसरा तो मैम जिस भी केमिकल से हाइड्रोजन आयन रिलीज होने लग गए उसको हमने क्या बोल दिया, तो वो एसिडिक नेचर का हो गया। ऐसे ही अगर आपने सॉल्यूशन को पानी में डाला, पानी में डालने से जिस सॉल्यूशन से OH नेगेटिव आयन रिलीज होने लग जाए। अच्छा पहली बात तो आयन क्या होता है, चार्ज, किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है, जो आवेश है, वही आयन होता है। आयन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए मुझे। पॉजिटिव डोनर होता है या एक्सेप्टर होता है। ये अभी फालतू का कमेंट मत कीजिए, सारे नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। बताइए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव आयन का मतलब क्या होता है, डोनर या एक्सेप्टर। मैं बता देती हूं, कोई बात नहीं। पॉजिटिव का मतलब होता है उस पर्टिकुलर उस एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो डोनेट करेगा। पॉजिटिव हमेशा डोनर होता है, धनात्मक हमेशा डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। और नेगेटिव हमेशा क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। नेगेटिव के पास हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो जिसने हाइड्रोजन आयन दिए, H+ आयन दिया, उसको क्या बोल दिया, एसिडिक। और जिसने OH नेगेटिव आयन दिया, उसको क्या बोल दिया, बेसिक। अब OH नेगेटिव का नाम क्या होता है, तो OH नेगेटिव को बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन, जिसने हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज किए उसको क्या बोल दिया हमने, बेसिक। ठीक है, हाँ बिल्कुल, डोनर पॉजिटिव होता है, हाँ सही बताया आपने सुनील जी। तो यहां पर एक एग्जांपल बताऊं मैं, जैसे NaOH। Na क्या होता है, किसका सिंबल होता है, सोडियम। OH का क्या मतलब होता है, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसको पानी में डालोगे, AQ लिखा है मैंने पानी वाले रिएक्शंस को, तो इस NaOH से क्या निकलने लग जाएंगे, Na पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव। कौन से आयन दिए, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को क्या बोला, हाइड्रोक्सिल आयन। और हाइड्रोक्सिल आयन देने वाले को क्या बोल देंगे, बेसिक नेचर में है। ठीक है, तो दो तरीके हो गए मैम हम किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक, उसका नेचर, उसका प्रकृति जानने के। अब यहां से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये कोई आपसे पूछेगा, ये तो तीसरी क्लास का बच्चा बता देगा कि जो H+ आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्या हो गया, बेसिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैसे पता करेंगे, तो मैम एक स्केल होता है जिसको बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पर्टिकुलर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये हम पता लगाने के लिए, आयन क्या होता है मैम, बबलू जी पूछ रहे हैं मुझसे, आयन क्या होते हैं, किसी भी पार्टिकल के ऊपर उसका चार्ज दो टाइप का होता है, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। पॉजिटिव हमेशा डोनर होता है और नेगेटिव हमेशा एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, तो तीसरा तरीका हो गया मैम, हम पीएच स्केल से पता कर लेंगे। पीएच का फुल फॉर्म क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां से सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, हु डिस्कवर्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल की खोज किसने की, तो ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सोरेनसन। सोरेनसन जी ने सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में बताया। अब क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि एक स्केल होती है, उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई होती है 0 to 14, जिस पर वैल्यू लिखी हुई होती है 0 to 14, सोरेनसन जी ने बताया। और सेंटर में क्या लिखा होता है, 7। अब इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने दो बातें बोली। पहली बात बोली कि इस स्केल के ऊपर जैसे ही आपने सॉल्यूशन डाला, कोई भी सॉल्यूशन डाला आपने, तो सॉल्यूशन डालने से अगर आपकी वैल्यू आ रही है 0 to 7, अगर आपकी पीएच वैल्यू, इस स्केल को ही बोलते हैं हम पीएच स्केल, यही होता है पीएच स्केल। तो अगर आपकी वैल्यू आ रही है 0 to 7, तो हम उस सॉल्यूशन को बोल देंगे कि वो किस नेचर का सॉल्यूशन है, एसिडिक नेचर का है, अम्लीय नेचर का है। उसकी प्रकृति कैसी होगी, एसिडिक है। ठीक है, दूसरा और सोरेनसन जी ने बोला कि अगर आपने कोई सॉल्यूशन डाला इस स्केल पर और आपकी वैल्यू आई 7 to 14, तो वो सॉल्यूशन किस नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का, क्षारीय नेचर का। क्षारीय का मतलब क्या है, उसमें कौन से आयन होने चाहिए, OH नेगेटिव आयन होने चाहिए। और अगर 7 आया तो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल है वो,
उदासीन है वो, उदासीन। ना तो उसमें ये वाले आयंस हैं H+ वाले, ना उसमें OH नेगेटिव वाले आयंस हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल। अब ये बताओ मुझे, न्यूट्रल किसको कहा जाता है? किसका pH 7 होता है? किसका pH 7 होता है? हाँ जी जल्दी बताइए, किसका pH 7 होता है? आप बोलोगे मैम 7 होता है पानी का। ऐसा पानी जिसका pH 7 होता है उसको क्या कहा जाता है साइंस में? इसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। और हिंदी में कहा जाता है उदासीन। उदासीन का मतलब है न्यूट्रल वाटर, न्यूट्रल, उदासीन पानी, या उदासीन पानी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं आप आसुत जल, आसुत जल। इसका pH कितना होता है? तो 7। तो 7 का मतलब वो क्या हो गया? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि मैम ना उसमें पॉजिटिव आयंस है और ना उसमें नेगेटिव आयंस है। अब ये छोड़ो, तुम तो मुझे ये बताओ, ये डिस्टिल्ड वाटर यूज कहाँ होता है? डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल का उपयोग क्या होता है? कहाँ काम आता है डिस्टिल्ड वाटर? डिस्टिल्ड वाटर काम आता है बैटरीज में। कौन सी बैटरीज? तो मेनली जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है उनमें काम आता है। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको, कार की बैटरी, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स की बैटरी होती है उसमें आपका पानी बैटरीज के अंदर रहता है, कौन सा? न्यूट्रल वाटर। ऐसे ही दूसरा मैम प्योर ब्लड का भी pH 7 क्या? नहीं गलत है, विकास जी गलत आंसर आपका, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरी बैटरी इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसमें भी कौन सा पानी डालता है? प्योर वाटर बोलो या डिस्टिल्ड वाटर बोलो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई। पहली क्या बात होगी कि मैम अगर 0 to 7 वैल्यू आई तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक, और अगर 7 to 14 आई तो वो क्या हो जाएगा? बेसिक। और 7 रहा तो वो क्या हो जाएगी वो चीज? न्यूट्रल, या फिर उसको बोल सकते हैं न्यूट्रल वाटर, या बोल सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर। हाँ, डिस्टिल्ड वाटर कहाँ यूज होता है? बैटरीज में होता है। अब मैं बताऊंगी आगे कि लेड स्टोरेज बैटरी में ही क्यों होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बताया सोरेनजी जी ने। इन्होंने बताया कि जैसे जैसे 7 से कम pH वैल्यू होती जाएंगी, pH जब डिक्रीज होती है, जब 7 से नीचे की साइड pH आती जाएंगी, जिस एसिड की जितनी कम pH होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एक बात याद रखना, जो एसिड्स होते हैं उनकी pH डिक्रीज होने पर वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बेस की pH इंक्रीज होने पर बेस स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनते हैं। जिस एसिड की जितनी कम pH होगी वो हमेशा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैम स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? तो उस एसिड में पर्टिकुलर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? जिसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो? ज्यादा। तो एक बात याद रखना, एसिड की pH डिक्रीज होने पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट जिस बेस की pH जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या हो गया मैम? उसमें OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जिस बेस की pH नियर बाई 14 या 14 होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जिस एसिड की pH 0 या फिर 0 के ऑलमोस्ट नियर बाई होगा जो भी, वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अब आपको क्या याद रखना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताओ। अब क्वेश्चन आएगा कि उस एसिड का नाम बताओ जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होते हैं। तो अब आपको लिखना है यहाँ पर, केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन HCl का pH कितना होता है? 0। अब 0 है तो सबसे कम है, तो इसकी pH कम है तो क्या हो जाएगा? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके बाद कौन सा आता है? तो H2SO4। इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका pH होता है 1। कोई मुझसे पूछ रहा है अल्कोहल का pH बता दो। सर अल्कोहल में भी बहुत सारी pH होते, बहुत सारी अल्कोहल होती हैं, आप किसका पूछ रहे हो, ठीक है। नॉर्मल वाटर क्या होता है? अरे सब बताऊंगी आजीजी। नॉर्मल वाटर क्या होता है, मिनरल वाटर क्या होता है, टैप वाटर क्या होता है, रेन वाटर क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। पहले आप सुन तो लो, ये ऐसे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। पहले आराम से सुनो, सारी बात पढ़ो, उसके बाद सब बताऊंगी मैं। आपका डाउट छोड़ूंगी नहीं मैं कुछ भी, आपसे पहले ही मैं बता दूंगी। मैम लैब में भी यूज किया जाता है, बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर लैब में यूज होता है, हाँ ठीक है। तो HCl की pH कितनी होती है? 0। तो केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया? HCl। उसके बाद कौन सा आता है? H2SO4। इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का pH कितना? 1। उसके बाद आता है HNO3।
इसका पीएच होता है अप्रोक्सीमेटली 1.3, अप्रोक्सीमेटली 1.3। मैं एक बार फिर इनके फुल फॉर्म बोल रही हूँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 इसको कहा जाता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। कितनी पीएच? 1.3। तो मैम इन तीनों एसिड्स की पीएच बहुत कम है, तो ये तीनों क्या होते हैं केमिस्ट्री में? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होंगे? जिनका पीएच ज्यादा हो या फिर जिनमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। ठीक है, अब बताओ कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे? तो मैम स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? ऐसे बेस जिनका पीएच कितना हो? नियर बाय 14 या 14 हो। तो अब क्वेश्चन आता है कि केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? तो केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैम पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं बताऊंगी। मनोज जी रुक तो जाइए, पहले पीएच होता है क्या ये तो पता कर लीजिए, सब बताऊंगी। NaOH इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका पीएच कितना? 14। उसके बाद कौन सा होता है? तो NaOH के बाद आता है केमिस्ट्री में KOH। K किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का। K का मतलब क्या हो गया? पोटेशियम। OH का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होता है? तो अप्रोक्सीमेटली 12.5, 12.5। मैम कुछ ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम बताइए, लाइक ऑक्जेलिक एसिड, लाइक सिट्रिक एसिड। चिता जी आप जो पूछ रहे हैं, सिट्रिक एसिड हो गया, ऑर्गेनिक आपका कार्बोनिक एसिड हो गया, सब बताऊंगी, रुक तो जाइए आप एक बार। इसके बाद केमिस्ट्री में तीसरा आता है MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी पीएच कितनी? तो अप्रोक्सीमेटली 10.5। ये तीनों केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और ये तीनों केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग क्या हो गए? एसिड्स हो गए। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। NaOH क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? K का सिंबल, K किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का। देन आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं केमिस्ट्री में? बेस होते हैं। ठीक है, साथ साथ लिखवा दिया करो, लिखवा तो रही हूं। तो मैम तीन तरीके हो गए केमिस्ट्री में पता करने के किसी भी सॉल्यूशन का कि वो एसिडिक हो गया या बेसिक। पहला कौन सा? टेस्ट कर लेंगे। दूसरा पानी में डाल देंगे। तीसरा मैम पीएच स्केल पे डाल देंगे। 0 to 7 आया एसिड, 7 to 14 आया बेस। जिस एसिड का जितना कम पीएच वो क्या हो जाएगा? तो वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है मैम? जिसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। और जैसे ही 7 to 14 वैल्यू आया वो क्या हो जाएगा मैम? बेसिक। और जिस बेस का जितना ज्यादा पीएच होगा वो क्या हो जाएगा? उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? इनका यूज कहाँ करते हैं? सचिन जी अभी एक एक करके सारे एसिड्स पढ़ाऊंगी मैं आपको। HCl के कम से कम 7-8 यूज बताऊंगी आपको। एक बार रुक तो जाइए। HCl का पीएच अबाउट 1.2। सर मैंने कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड HCl बोला है, मैंने डाइल्यूटेड नहीं बोला है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। और आप जो बता रहे हैं 1.2 वो हमारे स्टमक का पीएच होता है, स्टमक में HCl होता है। ठीक है, कहां पर यूज होते हैं सारे बताऊंगे अभी इनके यूजेस एक एक करके। पहले ये तो पता कर लो कि कैसे एसिड बेस का पता लगाते हैं। ये तो अभी 3 ही तरीके होते हैं, 3 ही तरीके हुए हैं। अब तीसरा वे, चौथा वे क्या है किसी भी केमिकल का पता करने का कि वो एसिडिक है या बेसिक है? तो नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि मैम कुछ पेपर होते हैं जिनको हम केमिस्ट्री में कहते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, कुछ पेपर होते हैं जिनको हम केमिस्ट्री में कहा जाता है लिटमस पेपर। मैम लिटमस पेपर के थ्रू हम पता कर लेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, देखो, हाँ आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि जब ब्लू कलर के लिटमस पेपर पर कोई एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं, एसिड डालते हैं, तो वो किस कलर में चला जाता है? रेड कलर में। तो हमें पता लग जाता है कि वो हमने जो सॉल्यूशन डाला था वो किस रेंज का डाला था? एसिडिक मीडियम वाला। ठीक है, अगर मैम हमने रेड लिटमस पेपर पर कोई भी बेस डाला, कोई क्षार डाला, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। तो मैम ये पता लग गया। ठीक है, अगर ब्लू पर एसिड डालेंगे रेड में चेंज हो जाएगा, अगर रेड पर बेस डालेंगे
ब्लू में चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी पेपर, कोई, चाहे वो जेई का पेपर हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कौन सा सॉल्यूशन चेंज करता है। ये आप तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। हाँ, यहां से क्या पूछा जाने वाला है, यहां से क्वेश्चन आता है कि ये जो लिटमस पेपर है ये क्या होते हैं। ये जो फिल्टर बने हुए हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं लिटमस पेपर फिल्टर की तरह काम करते हैं या पेपर होता है, तो ये पेपर कहाँ से बनता है, ये ध्यान से सुनना है आपको। यहाँ से अगला जो मैं सेंटेंस बोलने वाली हूँ, जो वर्ड बोलने वाली हूँ, उस वर्ड से 5 क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में, 5। एक बायो का है, 4 केमिस्ट्री के हैं। ये लिटमस पेपर कहाँ से बनाए जाते हैं? अरे मिथाइल ऑरेंज सब बताऊंगी, रुक तो जाओ यार, तुम लोगों में इतना जल्दी क्यों बोल रहे हैं? सब बताऊंगी मैं, मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोप्थलीन का यूज क्या होता है सब बताऊंगी यार, तो रुक तो जाओ, थोड़ा पेशेंस तो रखो। आपको क्या लगता है ये आपको पता होगा तो मुझे पता नहीं होगा क्या? शांति रखो, आराम से सब बताऊंगी। देखो लिटमस पेपर कहाँ से बनाए जाते हैं, तो लिटमस पेपर बनाए जाते हैं एक प्लांट से, एक प्लांट। इस प्लांट को इंग्लिश में कहा जाता है लीचेन और हिंदी में कहा जाता है लाइकेन। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो यहां से आपके 5 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। हाँ, हिंदी में इनको लाइकेन्स बोलेंगे और इंग्लिश में इनको लीचेन्स बोलेंगे। मैम लीचेन क्या होता है? तो लीचेन क्या होते हैं? एक प्लांट होते हैं। किसके प्लांट? कैसे प्लांट? तो एल्गी प्लस फंजाई, एल्गी प्लस फंगस का एक हाइब्रिड प्लांट होता है। देवपाल जी मैं हिंदी ही यूज कर रही हूं। देखिए लाइकेन क्या होता है? एक प्लांट है, एक पौधा है, वो किस का हाइब्रिड प्लांट है? एल्गी प्लस फंजाई का या फंगस का। एल्गी को क्या कहते हैं हम हिंदी में? एल्गी को कहते हैं हम शैवाल और फंगस को कहते हैं हम हिंदी में कवक। अब मैम पहले ये बताइए एल्गीज क्या होते हैं और फंगस क्या होते हैं? तो एल्गी क्या होता है? एल्गी आपने देखा होगा पानी के ऊपर ग्रीन कलर की काई जमी हुई होती है, उस काई को हम क्या बोलते हैं? एल्गी। एल्गी किस कलर का है? एल्गी किस कलर का है? तो मैम ग्रीन कलर का है। अरे यार ये मार्कर एक भी काम का नहीं है। देखो एल्गी किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के, हरे रंग के। और आपने बायोलॉजी में स्कूल में पढ़ा था 7th क्लास में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं विकास जी। उसका पीएच जो मैंने लिखवाया 10.5 वही होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही दूसरा नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ग्रीन कलर का है। और आपने सुना होगा ग्रीन कलर के प्लांट्स में कलरिंग पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। आप सब कुछ भूल जाओ, आप इतना याद रखो कि ये जो एल्गी है ये ग्रीन कलर के हैं, और ग्रीन कलर के हैं इसका मतलब ये क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और जब अगर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो ये ग्रीन कलर वाले प्लांट क्या बना सकते हैं? अपना फूड बना सकते हैं। अब फंगस किस कलर के होते हैं? तो आप बोलोगे मैम या तो व्हाइट कलर के होते हैं या ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं। तो मैम फंगस तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, क्योंकि फंगस में क्या नहीं होते? ग्रीन कलर वाले पिगमेंट्स नहीं होते, क्लोरोफिल नहीं होता। तो फंगस फिर कैसे खाना खाते होंगे? तो देखो ये जो फंगस होते हैं उनमें पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फंगस समझते हैं? जैसे रोटी पे लग जाता है, ब्रेड के ऊपर लग जाता है, अचार के डिब्बे में लग जाता है ना, तो वो फंगस होते हैं। तो फंगस क्या करते हैं? वो पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फंगस क्या करेंगे? इसको पानी देंगे। किसको? मैम केमिकल का राजा कौन है? फिर साकेत जी आपने पूछ लिया, किंग ऑफ एसिड्स सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, उसको किंग ऑफ एसिड्स और किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है। अब यार फिर भी यार रुक तो जाओ, एक बार सब बताऊंगी मैं, इतना क्यों तुम लोग लोड ले रहे हो? एक एक करके सारे एसिड्स पढ़ाऊंगी, सारे बेस पढ़ाऊंगी, सारे। फिर साइंस स्पेशल का मतलब ही क्या होता है? मुझे बोलने दो, तुम चुपचाप सुनो बस, जब मैं पूछूं तब आप रिप्लाई कीजिए, ठीक है? वरना ऐसे सिलेबस नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? अच्छे बच्चों की तरह पढ़ो चुपचाप। तो एल्गी मैम ग्रीन कलर के हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फूड बनाते हैं। एल्गी ने खाना बनाकर किसको दिया? फंगस को। फंगस ने पानी किसको दिया एब्जॉर्ब करके? एल्गी को। तो एल्गी हमेशा साइंस में किस किंगडम में आते हैं? तो आपको याद रखना है एल्गी आते हैं प्लांट वाले किंगडम में, और फंगस तो फंगस का अलग से एक किंगडम बना हुआ है। दो अलग अलग किंगडम के ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, ये प्लांट का, ये फंगस का, दो अलग अलग
दो अलग अलग किंगडम के जीव एक साथ रह रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं, तो एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। कैसा बेनिफिट? इसने इसको खाना बनाकर दिया, इसने इसको क्या दिया? तो इसने इसको पानी दिया। ये प्लांट किंगडम का जीव और ये किसका जीव? तो ये अपना अलग ही किंगडम का, फंगस का। तो साइंस में ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है जिसमें दो अलग अलग जीव एक साथ रह रहे हैं? उसको कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन हिंदी में कहा जाता है इसको सहजीवन संबंध। सहजीवन संबंध। सहजीवन का मतलब है साथ में जीवन यापन करने वाले, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाकर। कैसा बेनिफिट? मैम इसने इसको खाना दिया, इसने इसको पानी दिया, दोनों अलग अलग हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम? सिम्बायोटिक रिलेशन वाला। मैंने कहा था इस वर्ड से आपके 5 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या क्लियर हो गया? कभी भी आपसे पूछे कि एल्गी और फंगस के सिम्बायोटिक रिलेशन वाले प्लांट का नाम बताओ, आपको क्या करना है? लाइकेन। हो गया क्लियर? नेक्स्ट देखो, तो इस लीचेन का एक बात तो ये होगी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। दूसरा, इस प्लांट को साइंस में कहा जाता है पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट। पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट, और हिंदी में कहा जाता है वायु प्रदूषण, या लिख सकते हो एयर पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट। एक ही बात है, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट। क्यों? क्योंकि ये प्लांट वहीं पर ग्रो करता है जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल 0 हो, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड जहां पर 0% हो। ये प्लांट वहीं पर ग्रो करता है जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का परसेंटेज बिल्कुल 0 हो। और मेन पॉल्यूशन कौन सी गैस करती है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमने इसको क्या बोला? मैम प्लीज स्लो स्पीड करें, स्पीड स्लो करें। ओके सर, मैं भी थोड़ा कम कर देती हूं। तो देखिए, लीचेन को क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट, वायु प्रदूषण सूचक पौधा। क्यों? क्योंकि मैम ये वहीं पर ग्रो करते हैं जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड कितनी हो? 0%। मतलब क्या हो गया इसका? कहीं पर अगर लीचेन प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसके कम से कम 15 से 20 मीटर तक के एरिया में आपको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का बिल्कुल भी आपको मेजरमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां का पॉल्यूशन देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसने अगर वो ग्रो कर रहा है तो वहां पर ऑटोमेटिकली 0% सल्फर डाइऑक्साइड है। तो क्या हो गया कि इसने ये ग्रो कर रहा है तो इसने अपने आप को ग्रो करवा के इंडिकेट कर दिया कि यहां पर पॉल्यूशन 0% है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। आपसे कभी पूछे कि साइंस में किसको एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट कहा जाता है? लीचेन को। नेक्स्ट देखो, हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो लीचेन प्लांट है इसकी छोटी छोटी लीफ होती हैं। ये कहाँ होता है? तो इंडिया में हिमाचल साइड होता है, हिमालय के ऊपर लगा हुआ होता है, जो रॉक्स होती हैं उसके ऊपर लगा हुआ होता है। तो इस लीचेन प्लांट की छोटी छोटी लीफ होती हैं, उन लीफ को तोड़कर कुछ फिल्टर बना दिए जाते हैं, कुछ पेपर बना दिए जाते हैं, और उन लीफ को कुछ कलर से डाई कर दिया जाता है। जैसे ब्लू कलर का बनाया है तो ब्लू कलर वाली डाई, जैसे रेड कलर का बनाया है तो रेड कलर की डाई। ऐसे ही पूरे केमिस्ट्री में 12 लिटमस पेपर होते हैं। वो बात अलग है, आपके 2 ही काम के थे, कौन कौन सा? ब्लू और रेड। तो आपको स्कूल में टीचर ने कौन कौन सा निकाल के दिया? तो कौन सा? ब्लू और रेड वाला। ऐसे पिंक भी होते हैं लिटमस पेपर, ग्रीन भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं, रेड भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं। तो आपसे पूछे लिटमस पेपर कहां से बनाए जाते हैं, तो आपको क्या बोलना है? लीफ ऑफ लाइचेन प्लांट या लाइकेन प्लांट, लीचेन प्लांट की लीफ से बनाए जाते हैं। पत्तियों को तोड़ेंगे, उनकी लीफ को तोड़ देंगे, तोड़कर उनका एक पेपर बना देंगे, पेपर के ऊपर कुछ इंडिकेटर डाइज यूज कर लेंगे, जैसे ब्लू में ब्लू वाली, रेड में रेड वाली, येलो में येलो वाली, उसी को हम क्या बोल देते हैं? लिटमस पेपर। एक पॉइंट और याद रखना है आपको इस लीचेन से, जो मिर्गी के दौरे, फिट्स मेडिसिन जो होती हैं, जो फिट्स की मेडिसिन आती हैं, वो सारी फिट्स मेडिसिन कहाँ से बनाई जाती हैं? इसी लाइकेन प्लांट से बनाई जाती हैं। ये पांचों के पांचों आपको क्वेश्चंस याद में रखना है। ठीक है, अब रिपीट करूं एक बार। देखो, लिटमस पेपर कहां से बनाए जाते हैं? तो आपको लिखना है लीफ ऑफ लाइकेन।
दूसरा, इस लाइकिन प्लांट को क्या बोलते हैं हम? एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट, वायु प्रदूषण का सूचक पौधा। क्यों बोला? क्योंकि मैम ये वहीं पर ग्रो करता है जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो, 0%। और मेन पॉल्यूशन कॉज कौन सी गैस करती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। और लीचेन होता क्या है? तो मैम एक एल्गी और फंगस का हाइब्रिड प्लांट है। हाइब्रिड का मतलब मिश्रित, मिश्रित। और कैसे रिलेशन में रहता है? सिम्बायोटिक रिलेशन में। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? इसने इसको खाना दिया, इसने इसको पानी दिया, ठीक है। चलो अब आगे। तो मैम एक लिटमस पेपर वाला हो गया तरीका। तो 4 तरीके हो गए केमिस्ट्री में किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक बताने का। नेक्स्ट देखो कैसे पता करते हैं। मैम नोट कैसे करें? आदित्य जी अभी आप चुपचाप सुन लीजिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, तब आप नोट कर लेना, या फिर आप रिपीट करके सेशन देख लीजिएगा। आप तो क्लास कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल प्रशांत जी, ये सब कुछ नोट्स में होगा, बट मैं नोट्स तभी दूंगी जब आप ये फालतू का कमेंट करना बंद करेंगे, ठीक है ना? तभी दूंगी मैं नोट्स, वरना मैं नोट्स नहीं दूंगी आप लोगों को, अपने आप बनाना। नेक्स्ट देखो, तो मैम 4 तरीके हुए हैं अभी तक तो किसी भी सॉल्यूशन का पता करने का कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। 5वां तरीका क्या होता है? कुछ इंडिकेटर डाइज होती हैं केमिस्ट्री में, कुछ डाइज होती हैं जिनको हम इंडिकेटर डाइज बोला जाता है। इन डाइज के थ्रू हम पता कर लेते हैं कि कोई भी एक सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आरआरबी जेई का सिलेबस, शक्ति जी और क्या पढ़ा रही हूं मैं, साइंस हमेशा कॉमन रहती है कि आप कोई भी एग्जाम दो, मैं डाटा ज्यादा नहीं होता है। अरे यार रुक तो जाओ, डाटा क्या लिख रहे हो आप लोग? बस आपको लिखना है, आपके हाथ में मोबाइल आ गया इसका मतलब आप कुछ भी लिखोगे यार, है ना? कैन योर बायोलॉजी हेल्प मी? क्या लिखा है? सीटेट, बिल्कुल बायोलॉजी साइंस सब में कॉमन होती है, ठीक है। तो देखो यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि इंडिकेटर डाइज में कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जूम करवाएं मैम, नहीं दिख रहा। अरे मोहम्मद जी इतना ही जूम होता है, हर क्लास में हमेशा ऐसे ही होता है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? आपका जो एक सेक्शन है ना, वहाँ पे देखो, जब आपने बैच परचेज किया होगा तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, एक तो नोट्स वाला एक ऑप्शन बना हुआ आएगा कि आस्क डाउट वाला, तो पीडीएफ में वहाँ पर मिल जाएगा। मैम प्लीज प्लीज अपलोड करने देना और हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। हाँ बिल्कुल नोट्स मिल जाएंगे आपको, आप क्यों टेंशन करते हैं? आप टेंशन मत करो। CO2 भी तो एयर है। हाँ CO2 है, बट CO2 से पॉल्यूशन नहीं कॉज होता है संजय जी। 12th बायोलॉजी, हाँ 12th क्लास की बायोलॉजी बिल्कुल कभी आपकी क्लियर हो जाएगी रविंदर जी, सब हो जाएगा, ठीक है। लास्ट के 10 मिनट में कमेंट ऑन रखो। हाँ ऋषभ जी, मैं हर क्लास में यही करती हूँ, आज ये फर्स्ट क्लास है तो मैं सोच रही हूँ तुम लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाए इसलिए, बट आप लोग तो एक ही बात का रट्टा लगा रखे, नोट्स अपलोड होंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, नोट्स बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करूँ? तो कुछ इंडिकेटर डाइज होती है मैम जिनके थ्रू हम पता कर लेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक। देखो कैसे, साइंस में 2 डाई होती हैं, पहला है मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज, अब मेथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर क्या होता है? तो ये लाइट ऑरेंज कलर की होती है, हल्के ऑरेंज, हल्के नारंगी कलर की होती है, लाइट ऑरेंज कलर की। दूसरी साइंस में डाई होती है एक फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन सेम नाम इसका हिंदी में। अब आप पूछो कि मैम फिनोप्थलीन का नेचुरल कलर कैसा होता है? तो नेचुरल कलर कुछ होता ही नहीं है, ये कलरलेस डाई है, ये एक रंगहीन डाई है, इसका नेचुरल कोई कलर ही नहीं होता। तीसरा एक नेचुरल डाई है साइंस में जिसको बोला जाता है टर्मरिक। हल्दी को साइंस में डाई भी कहा जाता है कभी कभी। हल्दी, हल्दी किस कलर का है? तो पता ही आपको, पीले रंग का। ये क्या बताऊं मैं। अब इन तीनों से कैसे पता लगाएंगे हम? इन तीनों से कैसे पता लगेगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है? देखो, जैसे ही आपने मेथाइल ऑरेंज पर कोई भी एसिडिक डाला, कोई एसिडिक मीडियम वाला सॉल्यूशन डाला, आपने एसिड डाला, जैसे एसिड, जैसे लैक्टिक एसिड डाल दो आप, जैसे सिट्रिक एसिड डाल दो, जैसे आप एसिटिक एसिड डाल दो, जैसे आप कार्बोनिक एसिड डाल दो, कोई भी एसिड डाल दो। ये मेथाइल ऑरेंज पर जब आप एसिड डालोगे तो लाइट ऑरेंज कलर से तुरंत ये रेड कलर में चली जाएगी। और आपको पता कैसे लग जाएगा रेड में जाती? कि आपको पता लग जाएगा कि जब ये ऑरेंज से रेड में गई है तो आपने जो सॉल्यूशन डाला है वो कैसा डाला है? एसिडिक वाला।
डाई क्या होता है, पीडीएफ कैसे मिलेगा, अभी तो बताया। डाई, डाई सूचक, डाई को बोलते हैं सूचक हम, डाई इंडिकेटर डाईज होती हैं। मैम समझ में नहीं आ रहा, उत्कर्ष जी कैसे समझ में नहीं आ रहा, फिर रिपीट करूं मैं? मैम आज ही बाई किया हूं। हाँ जी उत्कर्ष जी बोलिए कैसे समझ में नहीं आ रहा? मैम जी वीडियो अटक रहा है। अच्छा इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वीडियो अटक रहा है। भैया देखिएगा थोड़ा वीडियो कैसे अटक रहा है, वीडियो नहीं अटकना चाहिए। मैम आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है? 1:30 to 3:30। ठीक है, तो मेथाइल ऑरेंज को जब लाइट ऑरेंज कलर की है ये नेचुरल कलर, इसके ऊपर एसिड डालेंगे किस कलर में जाएगी ये? लाल रंग में, रेड कलर में चली जाएगी। हमें पता लग जाएगा कि हमने जो सॉल्यूशन डाला है वो कैसा डाला है, तो एसिडिक मीडियम वाला। जैसे ही आपने मेथाइल ऑरेंज पर कोई भी बेस डाला, कोई क्षार डाला, तो ये लाइट ऑरेंज से तुरंत येलो कलर में चेंज हो जाएगी, पीले रंग में। तो हमें क्या पता लग जाएगा कि कैसा सॉल्यूशन डाला है हमने? बेसिक मीडियम वाला सॉल्यूशन डाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन का नेचुरल कलर क्या है? कुछ होता ही नहीं है मैम, इट इज ए कलरलेस डाई, इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, अच्छा कई बार वीडियो अटक गया, इसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा। एक कह रहे हैं सर प्लीज रिपीट। मैं आपको सर दिख रही हूं क्या सोनू जी? है तुम्हें ये नहीं पता चला अभी तक सर पढ़ा रही है या मैम पढ़ा रही है? चलो फिर से समझा देती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। उत्कर्ष से आपका वीडियो अटक गया तो अच्छा मैम मैंने बाई कर लिया है, फिर भी बाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक बार आप मैनेजमेंट से बात कर लेना। फिर कह रहे हैं एडमिन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको ऐड करवा देंगे। इंडिकेटर मतलब सूचक, लेकिन डाई का मतलब, अरे डाई का मतलब डाई होता है यार। मेरे कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? आनंद जी आपने क्या कमेंट किया मुझे कुछ आइडिया नहीं है। वीडियो क्लियर है तो ठीक है, वापस मैं रिपीट कर देती हूँ। उत्कर्ष जी आपका वीडियो थोड़ा हो गया था, तो देखो केमिस्ट्री में कुछ इंडिकेटर डाइज होती हैं जिनको आप बोल सकते हो सूचक डाई। सूचक डाई, इन डाइज का नेचुरल कलर कुछ अलग होता है, बट जब आप इनके ऊपर कोई एसिडिक मीडियम डालोगे तो वो अलग कलर में चेंज हो जाएगा, और जैसे ही आप इन पर बेसिक मीडियम डालोगे तो वो अलग कलर में चेंज हो जाएंगी, और आपको पता लग जाएगा कि जो हमने सॉल्यूशन डाला था वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, देखो कैसे। जैसे ही हमने मेथाइल ऑरेंज पर एसिडिक सॉल्यूशन डाला, मैम इस मेथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर क्या होता है? लाइट ऑरेंज। जैसे ही हमने इस पर एसिड डाला किस कलर में चेंज हो जाएगी? रेड में, लाल में। तो क्या हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि जो सॉल्यूशन डाला था वो कैसा डाला था? एसिडिक। ऐसे ही अगर आपने इस मेथाइल ऑरेंज पर बेसिक सॉल्यूशन डाला तो वो किस में चली जाएगी? येलो कलर में चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन किस कलर की होती है? कलरलेस डाई होती है। मैम इसका कुछ कलर नहीं होता है, नेचुरल कोई कलर नहीं होता है। जैसे ही आपने इसके ऊपर एसिड डाला तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब है कि जो कलर इसका था वो उसी कलर में रह जाएगी, और इसका कलर क्या था? कलरलेस था। ठीक है, बट जैसे ही आपने फिनोप्थलीन पर कोई बेस डाला ये पिंक कलर में चेंज हो जाएगी, ये गुलाबी कलर में बदल जाएगी, और आपको पता लग जाएगा कि ये फिनोप्थलीन पे जो हमने सॉल्यूशन डाला वो कैसे डाला था? तो वो बेसिक नेचर वाला डाला था। ये जो लास्ट आपका जेई का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था? सुनिए, इसमें क्वेश्चन पूछा था कि फिनोप्थलीन पर जब भी कोई बेसिक कलर डाला जाता है तो वो किस कलर में चेंज हो जाती है? तो आपको वहां पर आंसर क्या देना था? पिंक कलर, गुलाबी कलर में चेंज हो जाती है। ऐसे ही एक बार एक पेपर में आया था कि जो 2000 का नोट होता है, आपका जो 2000 का नोट है वो किस कलर का है? पिंक कलर का। तो उसको बनाने में कौन सी डाई यूज हुई थी? तो 2000 का नोट बनाने में ये आपकी फिनोप्थलीन डाई यूज हुई थी। कोई एक बेसिक सॉल्यूशन लेकर उसमें फिनोप्थलीन डाई डालते हैं तो वो पिंक कलर बन जाता है, उसी से फिर 2000 नोट की वो कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, रुक रुक के आवाज आ रही है मैम, वीडियो बफरिंग की वजह से मैम समझ में नहीं आया। अरे तो आपका इंटरनेट स्लो होगा, यहाँ से वीडियो एंड साउंड दोनों बहुत अच्छी हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखो हल्दी। हल्दी पर अगर आपने एसिडिक सॉल्यूशन डाला तो कोई चेंज नहीं है। नो चेंज का मतलब हल्दी किस कलर में रह जाएगी, जो उसका ओरिजिनल कलर है, येलो कलर में रख जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपने इस टर्मरिक पर, हल्दी पर आपने बेसिक सॉल्यूशन डाला तो वो लाल कलर में चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या पता लग जाएगा कि जो हमने सॉल्यूशन डाला है वो कौन से मीडियम वाला डाला है। तो कौन से मीडियम वाला डाला है, तो बेसिक सॉल्यूशन वाला डाला है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप खाना खाते हैं तो खाने में हल्दी होती है। आपने खाना खाया, आपने व्हाइट कलर का कोई कुर्ता या आपने कोई शर्ट डाल रखी थी, आपने कपड़ा व्हाइट कलर का पहन रखा है, तो आपका खाना खाते टाइम पर कपड़े पे व्हाइट कलर पे आपका खाना गिर गया, थोड़ा सा खाने के अंदर क्या है, हल्दी। अब आपकी मम्मी ने उस कपड़े को, उस क्लॉथ को धो दिया, उसको वॉश कर दिया। आपकी मम्मी जिस साबुन से, जिस सर्फ से धोती हैं वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। जो कपड़े धोने का साबुन होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, तो वो बेस था। और जैसे ही आपने हल्दी है, हल्दी के ऊपर बेसिक सॉल्यूशन डलेगा तो वो किस कलर में चेंज हो जाती है, लाल कलर में। तो आपने देखा होगा जब भी कपड़े पे दाग पड़ता है, वो दाग जब आपकी मम्मी कपड़े धोने के साबुन से धो देती हैं तो वो हमेशा रेड कलर में बदल जाता है, लाल रंग में। यही आपको याद रखना है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज किसे कहते हैं? मिथाइल ऑरेंज एक डाई का नाम है जिसका कलर क्या होता है, लाइट ऑरेंज। मैम बेस का प्रयोग कब करते हैं? मैम अलग अलग बेस का अलग अलग यूज होता है, मिथुन जी अभी बताऊंगी सारे। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं जिनसे आप पता कर सकते हो कि कोई भी एक सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देती हूँ, आप लोगों को कहीं भी वीडियो अटका है तो आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला कि मैम जब हम कोई भी सॉल्यूशन है उसको हम टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट करने पर जो खट्टा लगेगा, जो सौर लगेंगे वो कैसे हो जाएंगे, एसिडिक। जो बिटर लगेंगे वो कैसे हो जाएंगे, कड़वे लगेंगे वो क्या हो जाएंगे, बेसिक। तो मैम हर एक केमिकल को हम टेस्ट नहीं कर सकते, जैसे HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, मैम तो ये तो सब बहुत डेंजर होते हैं, ये तो हम यूज में नहीं कर सकते। ठीक है, तो किससे वॉश करें? अरे वॉश उसी से करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीका हो गया मैम, उस पर हम क्या कर देंगे, उसको टेस्ट कर लेंगे। दूसरा, उस सॉल्यूशन को पानी में डाल दो, पानी में डालने पर जिसने हाइड्रोजन आयन रिलीज करा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक। और जिसने OH नेगेटिव, जिसने बेसिक जो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करा वो कैसा हो जाएगा, तो वो बेसिक मीडियम हो जाएगा। तीसरा मैम पीएच स्केल से पता कर लेंगे। पीएच स्केल क्या होता है, जिस पर 0 to 14 वैल्यू लिखी हुई होती है और सेंटर में क्या होता है, 7। 0 to 7 आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, तो वो एसिडिक। और 7 to 14 आ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और याद रखना पीएच जब कम होती है एसिड्स की तो एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट बेस की पीएच इंक्रीज होने पर बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट कैसे पता करेंगे, लिटमस पेपर से। जब मैम ब्लू कलर के लिटमस पेपर पर हम एसिड डालेंगे तो वो किस में जाएंगे, रेड में। और जब रेड पर अगर आपने बेस डाला तो वो किस कलर में जाएंगे, ब्लू में। ठीक है, नेक्स्ट कैसे पता करेंगे, कुछ मैम डाइज होती है केमिस्ट्री में, उन डाइज का नेचुरल कलर अलग होता है, और जैसे ही अगर हमने उन पर एसिक और बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो उनका कलर अलग कलर में चेंज हो जाता है, अलग कलर में बदल जाती हैं वो। जैसे मैम ये रही एक डाई, कौन सी डाई, मिथाइल ऑरेंज। इसका नेचुरल कलर क्या है, लाइट ऑरेंज, बट उस पर एसिड डालेंगे किस कलर में जाएगा, लाल कलर में। बेस डालेंगे किस कलर में जाएगा, येलो कलर में। ऐसे ही जब फिनोप्थलीन डाई है मैम, उसका कोई कलर नहीं होता है, नेचुरल कोई कलर नहीं होता है, उस पर आपने कोई एसिड डाला तो उसका जो कलर है वही कलर रह जाएगा। क्या कलर है इसका, कलरलेस है, तो कोई चेंज ही नहीं आया। ऐसे ही आपने अगर बेस डाला तो किस कलर की चली जाएगी, पिंक कलर में। ऐसे ही हल्दी का नेचुरल कलर क्या होता है, पीला। हाँ मैम स्ट्रॉन्ग एसिड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ यही बताया मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होंगे, ऐसे एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, ऐसे बेस जिनमें OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। ठीक है, तो हल्दी पर अगर आपने एसिड डाला कोई चेंज नहीं होगा, बेस डालेंगे कैसा कलर हो जाएगा, रेड कलर। तो ये 5 तरीके थे मैम जिनके थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन को बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। उसके अलावा मैंने 2 चीज और बताई। पहला क्या, तो मैम मैंने लीचेन के बारे में बताया, लाइकिन के बारे में बताया। लाइकिन्स क्या होते हैं, तो एल्गी प्लस फंगस का हाइब्रिड प्लांट होता है, जो दोनों कैसे रिलेशन में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन में। और एल्गी को क्या कहा जाता है,
एयर पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट। क्यों मैम? क्योंकि वो वहीं पर ग्रो करता है जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना हो, 0। तो मतलब जहां पर भी कोई लाइकेन या लीचेन प्लांट ग्रो कर रहा है उसका मतलब वहां पर पॉल्यूशन 0% है। तो इसलिए उसको क्या बोल दिया, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट। मतलब वो ग्रो कर रहा है, इसका मतलब उसने इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पर पॉल्यूशन की मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट मैंने बताया जो लीचेन है ये लाइकेन है, इसकी लीफ से हम क्या बनाते हैं, तो इसकी लीफ से हमने क्या बनाया, इसकी लीफ को तोड़कर उनको एज ए फिल्टर या फिर फिल्टर बनाकर प्राइमरी स्टेज पर, और उनको क्या बना देते हैं, लिटमस पेपर, और उन पर अलग अलग कलर की डाई लगा देते हैं। जैसे बहुत सारे कलर के लिटमस पेपर होते हैं, बट हमारे काम के 2 हैं, कौन कौन सा, ब्लू और रेड। ठीक है, उसके बाद प्रमोद जी आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, आप वापस रिपीट कर सकते हैं। मैम पहले से पता रहता है कि क्या डालने पर क्या कलर होगा। हाँ, जैसे मैंने आज बताया आपको वैसे ही तो होता है। शैवाल क्या होता है मैम, शैवाल कवक, कवक कवक फंगस होते हैं, और शैवाल एल्गी होते हैं। पानी पर जो ग्रीन कलर की काई दिखती है उसको शैवाल कहते हैं। मैम पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा मैम। इंडिकेटर डाई में बस 3 यूज होता है। हाँ, मेन ये 3 यूज होते हैं अमृत जी। ऐसे कैबेज, जो पर्पल कलर की कैबेज आती है, गोभी आती है, वो भी एज ए इंडिकेटर काम करती हैं। वो इतना कुछ आपको याद नहीं रखना है, आप ये 3 याद रखो। ठीक है, अब क्या पढ़ना है हमको, एक एक करके पहले सारे एसिड्स पढ़ने, फिर सारे बेस पढ़ने, और फिर सारे सॉल्ट पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आप समझ करूं, समझ गया हूं, समझ गए? यस जी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप मैम? सबसे पहला एसिड लिखो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मैंने अभी बताया था जो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका pH कितना होता है, 0। आपको सारे एसिड्स पढ़ने, सारे बेस पढ़ने और सारे सोल्ट पढ़ने। HCl मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका pH कितना, 0। देखो, अरे पवन जी आपका कमेंट क्या इग्नोर कर दिया मैंने, इतने सारे कमेंट्स हैं वो स्क्रॉल डाउन हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो मैं क्या करूं अब इसमें। फंगस क्या है, कवक, कवक फफूद समझते हैं,